बाकी रेखा अग्रवाल मैडम है। सेकंड सत्र में पुनः आपका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा पाटवाल जी उपस्थित हैं, जो हमारे आज के फैकल्टी हैं, और हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो पुनः रेखा पाटवाल जी का स्वागत। और आज वो जो चैप्टर ले रही हैं वो पार्ट 4 टिटाइस पार्ट 4 से स्प्लीन चैप्टर है। तो उनका स्वागत। और ये इस चैप्टर पर हम सीधे हम लोग आते हैं। मैं शेयर कर दे रहा हूँ। जी हाँ जी सर, आ गया है। सभी को नमस्कार मेरा। आज हम स्प्लीन मेरिडियन के ऊर्जा प्रवाह के बारे में बात करेंगे। ये हमने चाइनीज मेरिडियन, चाइनीज एक्यूपंक्चर में भी हमने इसके बारे में पढ़ाई करी थी। तो ये एक इन चैनल है और इसमें 21 पॉइंट्स हमारे चाइनीज एक्यूपंक्चर के हिसाब से बनाए गए थे, लेकिन डॉक्टर वॉल ने इसमें 6 नए बिंदुओं की खोज की, और बाइलेटरल भी हैं और वो यूनिलैटरल है, मतलब एक तरफ बाई तरफ है। तो हम इसके बारे में आज थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी कि स्प्लिन मेरिडियन केवल बाई तरफ होती है, और यही मेरिडियन जब दाहिनी तरफ हो जाती है तो उसको हम पेनक्रियाज मेरिडियन कहते हैं। चाइनीज एक्यूपंक्चर एवं ये भी कि स्प्लिन मेरिडियन की स्थिति एक समान है, मतलब दोनों को की लोकेशन हम एक ही तरह की है। और यह चाइनीज एक्यूपंक्चर में बाएं तरफ और दाहिने तरफ दोनों तरफ होती है, जबकि ए में केवल बाई तरफ होती है। और यह मेरिडियन बाएं पैर के अंगूठे के मेडियल साइड के नाखून की जड़ से शुरू होती है और छाती के बाहरी भाग लैटरल चेस्ट के छठी पसली के स्थान पर तक जाती है। ये तो ईएवी के अनुसार स्प्लिन मेरिडियन में 27 पॉइंट्स होते हैं, जबकि चाइनीज में इसमें 21 पॉइंट थे। और डॉक्टर वॉल ने इसमें 6 नए बिंदुओं की खोज करी, जो कि केवल बाई तरफ है। तो ईएवी में स्प्लिन मेरिडियन में 6 नए बिंदु जो खोजे गए उनके बारे में बताएंगे अब। SP1A CMP स्प्लिन है ये। SP1B SMP पेरिटोनियम स्प्लिन है, मतलब प्लीहा की श्रीमी परत का योग मार्ग बिंदु। SP11 लिम्फ वेसल ऑफ ग्रोइन, और SP11A सेकंड MP फॉर हिप जॉइंट के लिए है। SP13A लिम्फ नेट ऑफ इलियक रीजन के लिए है ये। SP13B लिम्फेटिक नेट ऑफ लोअर एब्डोमेन, पेट के नीचे का जो लसीका जाल है उसके लिए है। इन बिंदुओं की खोज से अब स्प्लिन का उपचार जो है ग्रोइन और लोअर एब्डोमेन में जो गांठें हो जाती हैं, फोड़े हो जाते हैं या गुप्त रोग जो आते हैं, उनका उपचार जो है इन जो लिम्फ जो पॉइंट्स दिए नए बने हैं इसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। इससे मतलब इसका इलाज अब आसान हो गया है। ईएवी में स्प्लिन मेरिडियन के अनुसार 21 बिंदुओं को पुनः परिभाषित किया गया, और इन बिंदुओं की और भी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। जैसे SP1 व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए, SP2 व्हाइट ब्लड सेल्स इन लोअर पार्ट के, SP1 अपर पार्ट के लिए यूज किया जाता है। SP2 हमारा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के लिए यूज करा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। SP3 रेड ब्लड सेल्स के लिए। SP4 जो है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और मैक्रोफेजिस जो है, जो RES फंक्शन है हमारा, उसके लिए SP4 का यूज किया जाता है। तो सबको पता है लिम्फोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, मोनोसाइट्स जो है हमारे जो एक न्यूक्लियर सेल्स होते हैं, और मैक्रोफेजिस जो है ये हमारे WBC में जो एक डेड सेल्स को जो है और को मतलब उनको सफाया करने के लिए मैक्रोफेजिस हैं। तो ये इस प्रकार से ये जो SP4 जो है एक बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है, जो हम नॉर्मली बहुत ज्यादा यूज हम अपने एक्यूप्रेशर में करते हैं। तो SP5 अपर एंकल जॉइंट के लिए यूज होता है। SP6 MP है ब्लड ऑफ ब्लीडिंग के लिए। SP7 पेल्विक डायफ्राम के लिए। SP8 यूरोजेंटियल डायफ्राम के लिए। SP9 बहुत यूजफुल पॉइंट है ये भी। ये हम पैरों की लसीका वाहिनी, हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए जो हम इसको यूज करते हैं, पैरों में घुटनों में जब दर्द होता है तो इसका यूज किया जाता है। SP10 जो है ये पेल्विक वेन्स के लिए यूज होगा। SP11 गोनाड्स के लिए, मतलब जनन ग्रंथियां हैं उनके लिए यूज होगा। SP12 जो है लिम्फेटिक नेट ऑफ टेस्टिकल्स ओवरीज के लिए। SP13 लिम्फेटिक नेट ऑफ प्रोस्टेट एंड यूट्रस के लिए यूज होता है। SP14 पेट के नीचे का भाग जो है लिम्फेटिक नेट ऑफ लोअर एब्डोमेन के लिए यूज होगा।
SP15 लिम्फ नेट ऑफ स्प्लीन, टेल ऑफ पेनक्रियाज एंड फंडस ऑफ स्टोमक के लिए, जो स्टोमक का जो तल होता है जहां पर हमारा भोजन इकट्ठा होता है उसके लिए, वहां के लसिका जाल के लिए होता है। SP16 जो है पाइलोरिक लिम्फ नोड्स के लिए है, जो आमाशय का जो हमारा कोटर द्वार जहां से स्टार्ट होता है हमारा भोजन जाता है उसकी लसिका ग्रंथियों के लिए यूज होगा। SP17 स्टोमक एंड कार्डियक लिम्फ नोड्स के लिए, जो हमारे नीचे के पेड़ू है वहां पे, और हृदय जो हार्ट हार्ट की लसिका ग्रंथियां लिम्फ नोड्स हैं उनके लिए यूज होगा। SP18 जो है लिम्फ नोड्स ऑफ लीवर के लिए, SP19 लिम्फ नोड्स ऑफ मिडरिफ के लिए, SP20 लिम्फ नोड्स ऑफ लंग्स के लिए यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SP21 है लिम्फ नोड्स ऑफ स्प्लीन के लिए, स्प्लीन की अगर लिम्फ नोड्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम इसको यूज करेंगे। इस प्रकार इन बिंदुओं के द्वारा हम विभिन्न रोगों जैसे रक्त में लाल कण जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, इनका घटना बढ़ना को, अगर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनका उपचार हम इन बिंदुओं के द्वारा कर सकते हैं। तो ऊपर दिए गए शरीर के विभिन्न भागों एवं ऑर्गन्स के लिम्फ बिंदुओं का उपचार देकर इन ऑर्गन्स में एवं भागों में आए चर्म रोग, फोड़े, फुंसी, गांठ, कैंसर आदि का उपचार हम इन बिंदुओं के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अब ये अपेंडाइटिस का उपचार करते समय PN13A तथा प्रोस्टेट की गांठ का उपचार SP13 पर दिया जा सकता है, और गुप्त रोगों का उपचार SP11, 12, SP13, SP14 पे दिया जा सकता है। तो सबको पता है अपेंडाइटिस जो है एक प्रॉब्लम होती है जिसमें जो है हम इसको आसानी से PN13 से जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो EAV के अनुसार स्प्लीन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित जो फ्लैक्सीज होते हैं, इसे हम ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये है हमारा सिंपैथेटिक स्टीयरिंग ऑफ स्प्लीन। सिंपैथेटिक स्टीयरिंग ऑफ स्प्लीन में जो है हमारा ये, इसको हम इसमें दो तरह का नर्वस सिस्टम में ये काम करता है। जैसे CNS होता है एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ANS होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो उसकी जो स्प्लीन की जो है वहां पर जो काम है उसके हिसाब से इसमें यूज करा जाएगा। GB43 जो है प्लीहा का जो स्प्लेनिक फ्लैक्सिस का है उसके लिए यूज करेंगे। ST44C जो लेफ्ट साइड में ही दोनों यूज होंगे, कॉलियक फ्लैक्सिस के लिए यूज होगा। और स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक स्टीयरिंग ऑफ स्प्लीन इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ स्प्लीन, इंक्रीजिंग phagocytes एंड प्रोडक्शन ऑफ WBC, RBC एंड lymphocytes। तो जब सिंपैथेटिक स्टीयरिंग ऑफ स्प्लीन का मतलब है जब स्ट्रेस होता है उस समय जो है स्प्लीन जो है उसका स्टिमुलेशन करके वो अपना सेक्रेशन को बढ़ा देती है, और इसकी वजह से जो फैगोसाइट्स हैं हमारे वो बढ़ जाते हैं। उसमें प्रोडक्ट्स की वजह से जो है जो भक्षक कोशिकाएं होती हैं हमारी, जो मतलब सफाया करती हैं डेड सेल्स का, और जो WBC, RBC और लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स मतलब जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स में जो इन्फेक्शन को बचाते हैं, इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ये जो हमारे क्या कहते हैं इसको हम इसी पॉइंट से जो है यूज करके ठीक कर सकते हैं। जैसे कॉलियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, कॉलियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व ये हमारी ब्रेन से जाती है तो हमारे लीवर तक। तो जब जो छोटी वेन्स हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाती है तो उसकी वजह से जो लीवर को पोषण नहीं मिल पाता, अच्छे से रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, तो लीवर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो वहां पे हम K20 लेफ्ट साइड में यूज करके उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। हेप्टिक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ये हमारे सॉरी जो ऊपर कॉलिक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व है ये हमारे पेट में जाती है, ब्रेन से लेकर के पेट तक जाती है, और इसको हम K20 लेफ्ट साइड से यूज कर सकते हैं। और हेप्टिक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व ये जो हमारे ब्रेन से लेकर के हमारे लीवर तक जाती है, तो वहाँ वेन्स में जो ब्लॉकेज आती है उसकी वजह से लीवर को ब्लड की सप्लाई ढंग से नहीं हो पाती है, तो वहां पर जो है ये K21 लेफ्ट साइड में यूज करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक शेयरिंग ऑफ स्प्लीन डिक्रीज द स्प्लीन फंक्शन ऑफ फैगोसाइट्स, प्रोडक्शन ऑफ WBC, RBC एंड लिम्फोसाइट्स। और ऊपर तो हमने देखा था कि किस तरह से सिंपैथेटिक स्टीयरिंग ऑफ स्प्लीन जो है बढ़ जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे पैरासिम्पैथिक स्टीयरिंग ऑफ स्प्लीन का मतलब है वहां हमारा स्ट्रेस की वजह से बढ़ गया था उसका एक्टिवेशन, और यहाँ पे रेस्ट मोड में मतलब स्प्लीन में जो उसकी सेक्रेशन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है फैगोसाइट्स में जो है WBC, RBC और लिम्फोसाइट्स की जो है प्रोडक्शन कम हो जाती है, और उसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो स्प्लीन की डिसऑर्डर है स्टीयरिंग का,
उसको ठीक करने के लिए GB43C AIP ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट को यूज करेंगे हम, और जिससे जो है स्प्लिन का जो फंक्शन है वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद है स्प्लिन मेरिडियन में एक कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट भी होता है जिसको FP1A बोलते हैं। तो ये स्प्लिन की पूरे स्प्लिन के अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको कंट्रोल करेगा SP1A लेफ्ट साइड में यूज करने से। और स्प्लिन मेरिडियन में एक पेरिटोनियम मेजरमेंट पॉइंट भी है SP1B, जो हमारे स्प्लिन के पेरिटोनियम मतलब ऊपर की जो उसका कवरिंग है, सीरस कोट ऑफ स्प्लिन है पेरिटोनियस की, उस और या उसमें कोई जो है सूजन आ गई है या फिर उसमें चिपकन आ गई है, तो उसको ठीक करने के लिए हम SB1B को यूज करेंगे। और इसी प्रकार से शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो SP6 पर हम उपचार देंगे, तो वो हमारी ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो अब है हमारा स्प्लिन मेरिडियन का जो है नेक्स्ट जो लेसन है, इसमें हम हर पॉइंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट है SP1। SP1 जो है वाइट पल्प ऑफ स्प्लिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इरिटेशन इन द लिम्फ ग्लैंड्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये व्हाइट पल्प क्या होता है? व्हाइट पल्प जो है हमारे स्प्लिन में एक ऐसा उसका हिस्सा है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे जो है WBC लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज बनती हैं, और ये जो है हमारी बॉडी में जो वायरस आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, उनसे लड़ती है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। तो ये व्हाइट पल्प स्प्लिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये SP1 ये जो व्हाइट पल्प है, ये जो स्प्लिन है, ये क्योंकि ब्लड का स्टोरेज भी करती है, तो उसमें इन्फेक्शन वगैरह आने से रोकने के लिए SP1 को जो हम यूज करेंगे, ये जो है हमारा ल्यूकोसाइट रेस्पॉन्स व्हाइट ब्लड सेल्स इन द अपर हाफ ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी अपर हाफ जो हमारे बॉडी का ऊपर का हिस्सा है, उसमें जो है श्वेत जो WBC की जो है अगर कोई रेस्पॉन्स गड़बड़ हो रही है तो उसको यूज करने के लिए, सही करने के लिए SP1 यूज होगा। SP1 नोडुल्स और लिम्फ फॉलिक्स प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। दिस इज डिफेंस फंक्शन। इट कंट्रोल्स जर्मिनल एंड रिएक्टिव सेंटर्स। मतलब वही मैंने आपको बताया पहले कि किस तरह से ये जो व्हाइट बल्ब जो पल्प है वो हमारी बॉडी में एक प्रकार से इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और उस बाहर के इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को, जो गलत बैक्टीरिया उनसे हमारा बचाव करता है। प्लीहा की गांठें अथवा लसिका पुटक, लसिका कोशिका। लिम्फोसाइट इज ए व्हाइट सेल फॉर्म इन लिम्फ नोड्स। एंटीबॉडीज इज ए स्पेसिफिक सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द ब्लड एज रिएक्शन टू एन एंटीजन का उत्पादन ये जो है WBC का जो है ये इस प्रकार से उत्पादन करता है। सर ये किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज थोड़ा बंद करिए। डायग्नोज हियर। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे? ए नेक्रोसिस ऑफ स्प्लिन नोडुल्स इन डिप्थीरिया। और नेक्रोसिस का मतलब डेथ ऑफ टिश्यू इन स्प्लिन। जो स्प्लिन के अंदर अगर टिश्यू जो है उनकी डेथ हो जाती है, तो झिल्ली के प्रवाह आदि डिप्थीरिया नामक रोग में प्लीहा की ग्रंथियों का परिगलन। डिप्थीरिया मतलब गले में अगर सूजन आ रही है, तो वहां पर हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि भी गले में सूजन आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्प्लिन के जो टिश्यू हैं वो डेथ हो रही है उनकी, जिसकी वजह से गले में सूजन आ रही है। तो वहां पर भी हम SP1 का यूज करेंगे। An atrophy of spleen nodules and their changes into fibrous bodies due to X-ray irritation। अगर एक्सरे इरिटेशन मतलब एक्सरे कराने के बाद अगर हमारी बॉडी में कहीं पर जो है कोई त्वचा जो है वो कोई तंतु जो है इकट्ठे हो गए, मतलब फाइबर इकट्ठा हो गया वहां पर, तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मतलब यह एट्रोफी ऑफ स्प्लिन मतलब स्प्लिन में श्रिंकेज आ गई है, मतलब उसको सिकुड़ गई है, वहां पे कोई फाइब्रस बन गए हैं, जो वहां का मांस है वो इकट्ठा हो गया है, तो उसके एक पिंड के रूप में इकट्ठा हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए भी हम SP1 का यूज करेंगे। ए फाइब्रस चेंज इन फॉलिकल्स ऑफ स्प्लिन विद एन इंक्रीज इन इनसफिशिएंट रेटिकुलर लैटिक्स फाइबर फाउंड विद मोबुल्स पेंटी। तो यहाँ पे अगर जो उसमें चेंज आ गया है, उसमें इनसफिशिएंट जो है जो जालीदार लैक्टिस जो फाइबर हैं उसमें अगर कुछ चेंज आ रहा है, या एनलार्ज मोबरस बेंटी मतलब एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लिन, अगर स्प्लिन में एनलार्जमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से भी हम उसको ठीक करने के लिए भी हम SP1 का यूज करेंगे। विकृति के साथ अयोग्य जालीदार पार्श्व तंतु की अभिवृद्धि के साथ प्लीहा के कूपों के तंतु में परिवर्तन अगर आ गया है, तो वहां पर भी हम SP1 को जो है यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं। ए डिपोजिशन ऑफ एमलाइड इन द फॉलिकल्स एंड रेक्टिकुलम सेल्स। यहाँ पर अगर एमलॉइड मतलब होता है प्रोटीन,
ये जो है ये हमारे अगर ये प्रोटीन इकट्ठा हो जाता है कहीं पर लिम्फ नोड्स में, तो ये हमारे किडनी, हार्ट और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए भी हम जो है SP1 का यूज करेंगे। अब ये इसका जो है लोकेशन दी गई है। SP1 जो है हमारा नाखून में, ये एक्चुअली EAV के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हमारे यूज होते हैं जो हमारा बॉर्डर लाइन होती है, यानी कि जहाँ पे हमारा डोर्सल और जो हमारा नीचे का जो व्हाइट स्किन और ब्लैक स्किन होती है उसकी जो लाइन होती है वहां पर यूज होते हैं ये। तो ये जैसे नाखून के ऊपर दिखाया गया है, वास्तव में नाखून के ऊपर यूज नहीं होगा, इस साइड में जो है हाफ नाखून के साइड में यूज होगा। SP1 जो है ये CMP है, ये नाखून के थोड़ा नीचे जो है साइड में यूज होगा। SP1B जो है ये SMP है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये SMP है। तो ये थोड़ा सा जो ये हड्डी में जो जहाँ पे उतार आ रहा है थोड़ा सा साइड में, उस वहां पे यूज होगा। SP2 जो है हमारा जहाँ पे एक कर्व बन गया, हमारा कर्व से जब ऊपर को उठा आ रहा है वहां पे यूज होगा। और SP3 जो है जो सेकंड जो हमारी बोन है, बोन में जो नीचे को उतराव आ रहा है SP3 वहां पे यूज होगा। SP4 मिडिल में होगा, ये जो पूरा कर्व बना है उसके मिडिल में होगा SP3A। SP4 जो कर्व ऊपर को जा रहा है वहां पे SP4 यूज होगा। SP4 हमारा बहुत यूजफुल पॉइंट है, SP2B, SP1B और SP41। ये हमारी जो तीसरी बोन आ रही है, बोन के जो नीचे को उतार आ रहा है वहां पे साइड में होगा SP4A। इसी बोन में जो है कर्व ऊपर को उठ रहा है लास्ट में, वहां पे यूज होगा। और SP5 जो है हमारा ये जो अंदर एक बोन है हमारी मेटाकार्पल वाली जो है, इसको इसमें जो है हमारा SP5 यूज होगा। अब हम इसकी जो है पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरह से यूज होगा, कैसे किस किस तरह से ये हमारी सारे पॉइंट्स जो हमारे किन किन डिजीज में हमारे यूज होते हैं। अब ट्रीट SP1 फॉर फॉलोइंग डिजीज ऑफ वन और बोथ टॉन्सिल्स। अब ये SP1 जो है हमारा ये जितने भी हमारे प्रकार के टॉन्सिल्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। द लिम्फेटिक रिंग ऑफ द फेरिंग्स एज इट कंट्रोल्स द वाइट पल्प। जो वाइट पल्प की वजह से जो है अगर जो हमारे लिम्फेटिक नेट रिंग जो हमारी फेरिंग्स में बनी हुई है, फेरिंग्स मतलब जो हमारा नाक के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको हम उसके पीछे जो है रिंग बनी होती है, वहां के वाइट पल्प को कंट्रोल करने के लिए SP1 यूज होगा। और उसकी डायफ्राम से ऊपर स्थित शरीर के ऊपरी भाग के किसी ऑर्गन में इंफेक्शन आने पर भी हम SP1 का यूज करेंगे। ये एक अलार्म पॉइंट की तरह है, मतलब अलार्म पॉइंट मतलब अगर हमको छूने से दर्द होता है वहां पर, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे जो है शरीर के ऊपरी भाग में किसी ऑर्गन में इन्फेक्शन आ गया है। डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस आदि का उपचार इसी बिंदु पे करें। डिप्थीरिया का मतलब है गले का जो इन्फेक्शन है वो, टॉन्सिलाइटिस जो हमारे गले के अंदर जो सूजन वगैरह आ रही है वो, फेरिंग्स जो हमारे नाक के पीछे के जो रिंग है उसमें जो प्रॉब्लम अगर कोई आ रही है, खराश हो रही है, दर्द हो रहा है निगलने में फूड पाइप में, मतलब जो एक ये जॉइंट हिस्सा होता है जहाँ पे फूड पाइप और हमारी जो विंड पाइप होती है वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, निगलने में तकलीफ हो रही है, खराश हो रही है, दर्द हो रहा है, तो वहां पर भी ये SP1 पॉइंट जो है बहुत अच्छा यूज करता है। और क्योंकि जो है व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, तो ये हमारे इसको कंट्रोल करता है, इसके मतलब सही तरह से इसका प्रोटेक्शन करता है। तो SP1 जो है CMP फॉर स्प्लीन, तो ये स्प्लीन का CMP पॉइंट है ये। तो जो ऑर्गन के पूरे या किसी भाग में अगर पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ रही है तो वहाँ पे SP1 ही को यूज करेंगे। SP1B SMP फॉर पेरिटोनियम ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन की जो पेरिटोनियम मतलब जो उसकी कवर है उसका जो टिश्यू लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे SP1B का यूज होगा। लिगामेंटम फेरिंग कॉलिकुलरी, डायफ्राम के स्नायु बंद का छोटा सा उभार जो है वहां पे अगर सिस्ट, अगर जो डायफ्राम के नसों में अगर कोई सिस्ट बन रहा है तो उसके यूज के लिए ट्रीट करेंगे। लिगामेंटम गैस्ट्रोलिनियल, जो हमारा स्टोमक है उसकी जो है अगर स्टोमक स्प्लीन के अगर किसी नसों में जो है वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए यूज करेंगे। बिटवीन द लार्ज कर्वेचर ऑफ स्टोमक एंड स्प्लीन, मतलब कि जहां पर स्टोमक और स्प्लीन मिल रहे हैं उनके बीच का जो मोड़ है वहां पर अगर कोई उभार आ रहा है, वहां पर कोई मतलब सिस्ट बन रहा है, तो उसको भी SP1B के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। SP2 ये हीट पॉइंट है, सबको पता है। तो वाइट पल्प फंक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर इरिटेशन इन द लिम्फ ग्लैंड्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग एब्डोमेन एंड मिरर।
माइनर पेल्विस। तो ये जो हमारा वाइट पल्ब फंक्शन को जो है, जो हमारे लिम्फ ग्लैंड्स जो हमारे, अगर उसमें कोई इरिटेशन आ रही है लोअर पार्ट के, बॉडी के लोअर पार्ट में, उसमें जो है एब्डोमेन भी हो सकता है या फिर नीचे के पेल्विस एरिया भी हो सकता है। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे हम SP2 से जो है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो डायफ्राम के नीचे शरीर के निचले भाग के किसी भी ऑर्गन में इंफेक्शन आने पर SP2 उसका अलार्म पॉइंट की तरह काम करता है। अगर SP2 अलार्म पॉइंट मतलब वहां पे अगर हम उसको प्रेशर देंगे, वहां पे कोई दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे बॉडी के जो नीचे वाला हिस्सा है उसी के किसी ऑर्गन में इन्फेक्शन आ गया है, तो उसको SP2 से ठीक करेंगे। लिकोसाइट रेस्पॉन्स, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो उसमें अगर कोई उसकी रेस्पॉन्स में कोई गड़बड़ हो रही है तो वहां भी SP2 का यूज करेंगे। और दिस इज ए टॉनिफिकेशन पॉइंट फॉर दिस स्प्लीन मेरिडियन। और ये जो है हमारा टॉनिफिकेशन पॉइंट है, यानी कि इसको हम ज्यादातर टोन करते हैं। और ये स्प्लिनोमेगाली जो एनलार्जमेंट हो जाती है SP जो हमारी स्प्लिन की, उसमें भी ये पॉइंट जो है यूज होता है। तो दिस इज ए SP3 जो है, ये सबको पता है ह्यूमिडिटी पॉइंट है हमारा स्प्लिन का। तो दिस इज ए ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी है ये स्प्लिन का, और ये जो है स्टोमक्स मेरिडियन से लिंक करता है। तो इसमें रेड पल्प फंक्शन ऑफ स्प्लिन, तो स्प्लिन की जो लाल गुदा की जो प्रक्रिया है, अगर उसमें कोई फंक्शन में, उसकी क्वालिटी कंट्रोल में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी ये ठीक करता है। मतलब RBC में जो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके क्वालिटी कंट्रोल में गड़बड़ हो रही है, तो वहां पे SP3 लगा करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो हाइपोट्रॉफी व स्प्लिन ड्यू टू इन्फेक्शियस डिजीज एंड हार्ट डिफेक्ट्स कॉजिंग ए कंजेस्टिव स्प्लिन। तो इसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हम इस पॉइंट को यूज करने के लिए पहले डायग्नोज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे देखेंगे एनलार्जमेंट, जो हाइपोट्रॉफी ऑफ स्प्लिन का मतलब है कि अगर स्प्लिन में उसका एनलार्जमेंट हो गया, वो बढ़ गई है किसी इन्फेक्शन की वजह से, और ये इन्फेक्शन हार्ट में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से भी ये हमारा ये एनलार्जमेंट हो सकता है। तो इसको भी हम SP3 के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो हृदय की गड़बड़ियों से आया प्लीहा का अवरोध एवं संक्रमण के कारण प्लीहा की अतिवृद्धि होना, मतलब अगर हार्ट की में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर उसका उसका प्रभाव जो है हमारे स्प्लिन में पड़ेगा, और वहां पे इन्फेक्शन भी आ सकता है और उसकी एनलार्जमेंट भी हो सकती है। ब्लॉकेज ऑफ ब्रांच ऑफ स्प्लिन आर्टरी, एनेमिक स्प्लिन इंफ्रैक्ट मतलब ब्लॉकेज ऑफ ब्रांच ऑफ, अब जो स्प्लिन की तरफ आर्टरी आ रही है उसमें अगर कोई ब्लॉकेज होती है और उसकी वजह से उसको सप्लाई नहीं हो पाती ब्लड की, अगर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो उसको O2 जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से भी जो है ये जो है स्प्लीन में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब जो ब्लड की ऑक्सीजन वाली जो उसको सप्लाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिलने की वजह से, तो उसको जो है हम यहाँ पर हम SP3 के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। ब्लॉकेज ऑफ वेन्स ऑफ स्प्लीन इन पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। तो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि जब जो रक्त जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें क्लॉट बन जाता है, तो ये जो है इसकी वजह से जो है स्प्लीन को ब्लड की सप्लाई ढंग से नहीं हो पाती है। तो प्रतिहारी शिरा में थक्का बनने के कारण हुई अवरुद्धता से प्लीहा की शिराएं अवरुद्ध होना, मतलब जो स्प्लीन की जो अपनी वेन्स हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं क्योंकि वहां पे क्लॉट बन गया है, तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी स्प्लीन में। पॉलीसीथेमिया वर्थ रूट डिजीज बोलते हैं। ये पॉलीथेमिया जो है एक ये डॉक्टर, ये कोई साइंटिस्ट थे वर्थरूप, जो उन्होंने इसको यूज बताया, इसके बारे में बताया। तो ये जो है तुम्हारा पॉलीथीमिया मीन्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड कॉर्पुलस, मतलब जब रेड ब्लड कॉर्पुलस जो है बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर, तो उसकी वजह से जो है ओवर प्रोडक्शन हो जाता है RBC का, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है, तो तब हम SP3 को यूज करेंगे। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू साइनस फिल्टर, और ये साइनस फिल्टर की तरह जो है काम करता है। इसमें जो है हमारा साइनस छलनी का काम करता है ये। To open sinus means insufficient filtering and red cells will increase abnormally। अब इसमें क्या होता है कि जो साइनस फिल्टर जो है एक छलनी की तरह काम करता है। अगर जो हमारे RBC जो है वो 120 दिन के बाद जो है बड़े, मतलब उनका वो एक प्रकार से यूजलेस हो जाते हैं, तो ये साइनस फिल्टर उनको छानता है और उनको अलग कर देता है।
तो ये अलग जो करता है उसको जो है उसकी अगर ये छलनी के जो छिद्र हैं अगर ये सही से काम नहीं कर रहे हैं या तो बड़े हो गए, अगर बड़े हो गए तो जो जो हमारे आरबीसी के जो एक्स्ट्रा मतलब यूजलेस हमारे जो थे क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स थे वो हम उसमें छान करके नीचे आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो है हमारे आरबीसी जो है मतलब एबनॉर्मली जो है उनका वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। और उसी प्रकार से अगर साइनस फिल्टर में जो है उसके छेद छोटे हो गए तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सही मात्रा में ब्लड में नहीं जा पाते, तो जिसकी वजह से वहां पे एनीमिया हो जाता है, मतलब उनकी कमी हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर हो रहा है इसका जो मतलब साइनस फिल्टर का जो फंक्शन में डिसऑर्डर हो रहा है जिसकी वजह से वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी sp3 पॉइंट से हम यूज करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो हाइपोट्रॉफी मीन्स एन अननेचुरल एनलार्जमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हाइपोट्रॉफी का मतलब बताया इन्होंने कि ये एनलार्जमेंट होता है ऑर्गन का। तो जो इनफैक्ट मीन्स एन एरिया ऑफ टिश्यू डेथ ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई। तो इनफैक्ट का मतलब है कि जब किसी एरिया में ब्लड की सप्लाई ढंग से नहीं हो पाती है, उनको ब्लड नहीं मिल पाता है, तो वो टिश्यू जो है वहां पे डेड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे स्क्रीन में जो है प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहां पे हम sp3 का यूज करेंगे। थ्रोम्बोसिस मीन्स द कंप्लीट और पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स बाय क्लॉट फॉर्मेशन। और थ्रोम्बोसिस का मतलब यह है कि वेन जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें पार्शियल ब्लॉकेज हो गया है, जिसकी वजह से जो है ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं हो रही है। थक्का बनने के किसी रक्त वाहिनी की पूर्ण अथवा आंशिक अवरुद्धता ये थ्रोम्बोसिस कहलाता है। लाल रक्त कणों का निर्माण बोन मैरो में होता है, ये हम सबको पता है कि बोन मैरो जो है आरबीसी का निर्माण करती है। अतः लाल रक्त की कमी का असर का उपचार जो है, अगर हमारी बॉडी में आरबीसी कम हो रहे हैं तो हम बोन मैरो के GB39 पर भी हम इसका ट्रीटमेंट करके बोन आरबीसी को ठीक कर सकते हैं, जो बोन मैरो बना रही है उसको ठीक कर सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर के विभिन्न भागों तथा फेफड़ों से ऑक्सीजन पहुंचाते हैं तथा शरीर के विभिन्न भागों का पोषण करते हैं और तथा कार्बन डाई गैस में से ले जाते हैं। तो आरबीसी का जो काम सबको पता है कि ये जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के पूरी बॉडी को इसका सप्लाई होती है, और जिसमें से ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो निकालते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स की जो मतलब कितनी मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए, वो 4 ± 0.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर, मतलब कि पर क्यूबिक जो मिलीमीटर है उसमें जो है ब्लड सेल्स की जो है आरबीसी की जो सप्लाई है 4 ± 0.5 होगी। सर ये आवाज गड़बड़ा रही थी। तो अब यहाँ पे है sp3a एमपी कोलिगुलोपैथी। कोलिगुलोपैथी का मतलब होता है जब खून में जमने की जो क्षमता है, खून एक प्रकार से हमारे बॉडी में जो ब्लड जो है वो उसकी एक जमने मतलब उसकी क्लॉटिंग करने की एक अपनी ताकत होती है। तो उसको sp3 अगर उसमें कोई गड़बड़ हो रही है, मतलब अगर जम नहीं रहा है, जैसे चोट वगैरह लग गई है, बहुत तेजी से कोई किसी चीज से कट गया है, तो कुछ समय के बाद बॉडी अपने आप उसका इलाज करती है, मतलब उसको वहां पे खून के थक्के बना देती है और उसके जो है उससे वहां पे ब्लड जो बाहर निकल रहा होता है उसको बहने से रोकती है। लेकिन अगर ये कहीं पर गड़बड़ हो रही है, वो ब्लड क्लॉटिंग ढंग से नहीं हो पा रही है, तो हम sp3a को यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। हेमोफिलिया, तो ये डिसऑर्डर है हमारा ब्लड में, जहाँ पे जो है ब्लड जो है ढंग से जो है क्लॉटिंग नहीं कर पा रहा, उसको हेमोफिलिया बोलते हैं। एंटीकोलिगेट्स caused by liver disease produce a complicated bleeding disorder due to less synthesis of clotting factor, less absorption of vitamin K and abnormalities of platelet function। तो लीवर डिजीज में भी जब जो है अगर ये मतलब ये इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो एंटी कोलिगुलेंट्स मतलब जो है ब्लड थिनर का काम करता है, ये जो है ब्लड से थक्के बनने का काम करता है। अगर इसमें रक्त प्रवाह कम हो रहा है या अवरुद्ध हो रहा है, तो लीवर डिजीज में जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। जब विटामिन के और एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेटलेट्स फंक्शन में इसकी वजह से गड़बड़ होने लग जाती है, तो वहां पर sp3 से हम sp3a को यूज करके ठीक कर सकते हैं। डिसएमिनेटेड intravascular collugal DIC can be treated here. Teeny intravascular clots form and fibrin is deposited in many small blood vessels. There is a
सीवियर हेमोरेज मे बी कॉज एल्सवेयर इज द बॉडी ड्यू टू रिड्यूस प्लेटलेट्स। तो ये DIC जो है एक, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसमें जो है जो छोटी वेन्स होती हैं उसमें जो है प्रोटीन और विटामिन के मतलब उसमें छोटे छोटे उसमें क्लॉट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर कभी जरूरत पड़ी तो वहां पर जो है ब्लड अगर मतलब कहीं पे चोट वगैरह लग गई तो ब्लड का जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बहेगा, क्योंकि जो 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 पहले से क्लॉट्स बने हैं वो क्लॉट्स जो हैं विटामिन के और प्लेटलेट्स को यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो है ब्लीडिंग को वो आगे जो जब ब्लीडिंग को रोकने का टाइम आता है वहां पे उनको उतना प्लेटलेट्स और विटामिन के नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो है जो प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब वो ब्लड को नहीं रोक पाता है। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम आ रही तो SP3A को हम वहां पे यूज करेंगे। SP4 को है रेटिकुलर एंडोथीलियल डिफेंस फंक्शन ऑफ स्प्लीन। ये जो है ये भी RES वाला एक प्रकार से इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली है स्प्लीन की, उसके बारे में बताया गया है। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू लिम्फोसाइट इन ब्लड, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस आर फॉर्म हियर। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स जो है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। तो ये इन सब के बारे में यहाँ पे SP4 अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे फैट, प्रोटीन, बैक्टीरिया और ये जो इनको ये निष्क्रिय करता है जो हमारा, तो अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे हम SP4 का यूज करेंगे। तो कैसे डायग्नोज करेंगे हम? इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया लीडिंग टू स्वेलिंग ऑफ स्प्लीन। अगर स्प्लीन में स्वेलिंग आ गई है तो वहां पे इन्फेक्शन आ गया है बैक्टीरिया की वजह से, तो इसमें SP4 को यूज करेंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स लाइक फैट, प्रोटीन ड्रॉप्स इन। अगर वसा, प्रोटीन आदि का असामान्य एकत्रीकरण हो रहा है, मतलब उसको उसका ढंग से निष्कासन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो मैक्रोफेजेज हैं वो जो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेज हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको हटा देता है, फैट और उसको प्रोटीन को। तो अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, फैट को प्रोटीन को नहीं हटा पा रहा है, वो हमारे बॉडी में ज्यादा इकट्ठा हो जा रहा है, तो वहां पर भी SP4 जो है हमारा पॉइंट लगा करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेमो हेमोसाइडर्स साइड्रोसिस विद एन एक्सेस सप्लाई ऑफ आयरन प्रोड्यूस इन हैवियर लाइसिस ऑफ एथ्रोसाइट्स। तो ये जो साइड्रोसिस जो है एक प्रकार से आयरन की मात्रा जब हमारे उससे बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से जो है ये थैलेसीमिया नाम का एक रोग हो जाता है, जिसमें जो है जो आरबीसी के जो कण है वो बहुत उसका जो है बहुत ज्यादा मात्रा में वो घटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहां पर भी हम SP4 से हम यूज कर सकते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ एमोलाइड प्रोटीन एंड फैट सब्सटेंस। श्वेत सारिका प्रोटीन है वसा का एकत्र होना, प्रोटीन एवं ऑर्गन में एक जगह इकट्ठा होकर रुकावट डालना। डिपॉजिट ऑफ एमोलाइड, एमोलाइड मतलब कहलाता है इसको, तो क्योंकि एमोलाइड का मतलब ही प्रोटीन है। शरीर में प्रोटीन की गांठें बने तो उपचार SP4 पर, तथा मोटापा बढ़े तो PN4 पर देना चाहिए। PN4 में मोटापा फैट बढ़ने से बढ़ता है, तो PN4 में अगर फैट बढ़ गया है तो वहां पर उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है, तो वहां पर हम SP4 का यूज करके मोटापे को भी हम दूर कर सकते हैं। अब ये इसकी लोकेशन यहाँ पे दी गई है किस तरह से। SP1 का देखिए साइड से दिया गया, SP1, SP2, SP3, ये हमने पहले भी देखा हुआ, SP5 तक देख लिया था। SP6 ये सारे के सारे SP11 1 तक जो है ये हमारा अपर थाइस तक ये लाया गया है। तो ये पॉइंट्स हमको ये हमारे बॉडी में है, इनका यूज करके हम इसके बारे में डिटेल में हमारी बुक जो है जो रेटाइज 1 है उसमें दिया हुआ है कि किस तरह से इनमें इनकी डिस्टेंस को हम वहां पर देख सकते हैं कि कितने कुन ऊपर है, कितना मतलब कुन के हिसाब से ये डिस्टेंस मापी जाती है। तो सबको पता होगा एक कुन जो हमारे एक थंब की चौड़ाई के बराबर होता है। तो इन पॉइंट्स को हम लोकल भी हम इसमें यूज कर सकते हैं और इनको यूज करके जो है बहुत अच्छा रिजल्ट हम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है सेब्रोस्पाइड साइड स्टोरेज डिजीज। ये गौचर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बीमारी के बारे में बताया। तो ये एक रेयर इन्फेक्शन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम, इसमें एंजाइम का जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो
ए फैटी सब्सटेंस परसिस्ट इन द नर्व एंड अदर टिश्यू। तो हमारे नर्व्स में जो है ये प्रॉब्लम आती है, जो फैटी जो है उसमें फैट की मात्रा जो है बढ़ जाती है, उसमें सब्सटेंस बढ़ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी हम SP4 का यूज करेंगे। स्पिनोगोलामेलियस, ये नेईमैन पिक करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया, इस बीमारी के बारे में। तो ये भी फैटी मॉलिक्यूल्स इसमें बढ़ जाते हैं। RES में स्पिनोगोलामेलियन मतलब इकट्ठा हो जाता है इसमें। इससे नर्वस सिस्टम कितना इन्वॉल्व हुआ है देखते हैं तथा एंजाइम डेफिशिएंसी की स्थिति देखते हैं। तो ये भी माइलिन शीथ में पाया जाता है ये, और यहाँ पर जो है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए ये जो बहुत जरूरी होता है। अगर वहां पर ये इकट्ठा ज्यादा हो गया, फैटी मॉलिक्यूल्स ज्यादा इकट्ठे हो गए, तो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी जो हो जाती है, तो वहां पे नर्वस सिस्टम को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए भी हम इसको SP4 को यूज कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक RES जो सिस्टम है इज ए वाइडली स्कैटर्ड सिस्टम ऑफ सेल्स ऑफ कॉमन एसेंट्री एंड fulfilling many vital function of defense against infection, antibody, body cells and bile पिगमेंट फॉर्मेशन एक्स्ट्रा। तो हमने RES के बारे में पहले भी बताया कि ये हमारे बॉडी में एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो पैदा करता है। अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो हमारा इन्फेक्शन, एंटीबॉडी, बॉडी सेल्स और बाइल पिगमेंटेशन ये हमारे इनकी फॉर्मेशन में गड़बड़ हो जाएगी। और अगर ये ठीक से इसको ठीक करने के लिए हम SP4 का यूज कर सकते हैं। लिम्फोसाइट्स जो है इज ए वाइट सेल फॉर्म इन द लिम्फ नोड्स, और मोनोसाइट्स इज ए मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं ये। मैक्रोफेजेज इज ए लार्ज न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट्स होते हैं, मतलब WBC होते हैं ये, जो हमारी बॉडी से को जो है जो मोनोसाइट्स होते हैं ये हमारी बॉडी को हमारे इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करते हैं। और मैक्रोफेजेज जो है जो हमारे ये जो मतलब जो डेड सेल्स होते हैं उनको खत्म करते हैं ये, जो हमारे शरीर में डेड सेल्स होते रहते हैं उनको खत्म करते हैं मैक्रोफेजेस। बेसिकली दिस पॉइंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेटिकुलो एंडोथेलियल डिफेंस कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। इस प्रकार से बॉडी की RED जो है रेटिकुलो एंडोथेलियल डिफेंस कैपेसिटी को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे हम SP4 को यूज कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू लिम्फोसाइट इन द ब्लड। इन ए क्रॉनिक इन्फेक्शन लिम्फोसाइट विल इंक्रीज। अगर लिम्फोसाइट में इन्फेक्शन की वजह से वो लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और WBC बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वहां पर भी हम SP4 को यूज करेंगे। सो चेक लिम्फोसाइट्स लेवल इन क्रॉनिक इन्फेक्शन, इन न्यू इन्फेक्शन एंड फॉर प्रोग्नोसिस पर्पज चेक ESR लेवल। तो ESR का हम टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें भी अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ESR का लेवल हमारा जो है बढ़ जाता है, तो उसको भी हम SP4 से ठीक कर सकते हैं। चेक SP4 फॉर थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के लिए भी हम चेक SP4 को का यूज कर सकते हैं। दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर पेल्विक एरिया एंड एब्डोमेन। पेल्विक एरिया और नीचे का जो हमारा पेट है उसके लिए इसको यूज किया जा सकता है। न्यूट्रोफिल जो है पैदल सैनिक की भांति है। इंस्नोफिल घुड़सवार सैनिकों की भांति है। लिम्फोसाइट आर्टरी की भांति है। मोनोसाइट युद्ध क्षेत्र में पड़े शवों का सफाया करते हैं, सफाई कर्मचारी की भांति है। तो ये जो ब्लड में अलग अलग इनके जो काम है उनको बताया गया है, किस तरह से न्यूट्रोफिल, इंस्नोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट अपना कार्य करते हैं। अगर इनके कार्य में कोई गड़बड़ हो रही है तो हम SP4 को यूज करके उनको ठीक कर सकते हैं। SP4-1 internal lymphatic vessel of spleen. Spleen has no afferent lymphatic entering it, so it is not exposed to disease spread by lymph. The lymph vessel of spleen are only afferent. The spleen may be affected by blood-borne microbes or by local spread of infection. Some chronic non-pyogenic infection cause splenomegaly, tuberculosis, typhoid fever, malaria, etc. may cause acute infection of स्प्लीन। तो इसमें जो स्प्लीन में जो इन्फेक्शन आता है वो लिम्फ की वजह से नहीं आता है। लिम्फ जो है स्प्लीन को इन्फेक्टेड नहीं करती है, बल्कि जो ब्लड स्प्लीन के अंदर आता है अगर उसमें कोई इन्फेक्शन आ गया है तो उसकी वजह से स्प्लीन में स्प्लेनोमेगाली हो सकती है। उसमें ट्यूबरकुलोसिस मतलब TB के कोई अगर बैक्टीरिया आ गए उसकी वजह से स्प्लीन में प्रॉब्लम आएगी, या टाइफाइड के फीवर की वजह से उसमें ब्लड में वो बैक्टीरिया वहां पर आ रहे हैं तो वो स्प्लीन को डैमेज करेंगे, या मलेरिया के जो है बैक्टीरिया आ रहे हैं उसकी वजह से जो है स्प्लीन को प्रॉब्लम होती है। स्प्लीन को जो है लिम्फ की वजह से उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आती है।
ट्रीट्स स्प्लेनोमेगाली एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ स्प्लीन हेयर। अगर स्प्लीन जो है बढ़ गई है, एनलार्जमेंट हो गया उसका, एक्यूट या क्रॉनिक हो गया, इन्फेक्शन आ गया उसमें, तो वहां पर भी हम SP41 को यूज करेंगे। जियोपैथिक डिसऑर्डर SP4A, ये जियोपैथिक डिसऑर्डर बोला जाता है, जिसको जेट लैग भी बोलते हैं। तो ये हमारा, जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहां पर हमारा टाइमिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम अमेरिका गए हैं और हमारे यहाँ दिन हो रहा है, वहां रात हो रही है, तो हमारी बॉडी, अगर हम वहां गए तो हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल जो वर्किंग का काम जो है वो सही गड़बड़ा जाता है। तो वहां जाने पर हमारी बॉडी उस तरह से काम नहीं कर पाती जैसे हम यहाँ कर रही होती है। तो उसकी वजह से जो है क्या होता है, स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, या फिर मतलब बॉडी पेन हो जाएगा। तो ये सब को दूर करने के लिए, इसको जेट लैग भी बोलते हैं, तो SP4A को यूज करके हम अपने टाइम, जो हमारा बायोलॉजिकल बॉडी का टाइम है, उसको ठीक कर सकते हैं इस SP4A को लगा करके। तो ये जो लोग ज्यादातर बाहर की कंट्रीज में दौरा करते हैं, जाते रहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। SP5 MP4 अपर एंकल ज्वाइंट, ऊपरी टखने का जो माप बिंदु है उसके लिए SP5 यूज करते हैं। हमें पता है ये ड्राइनेस पॉइंट है, इसको हम ज्यादातर हम सेडेट करते हैं, दिस इज ए सेडेशन पॉइंट है। और SP6 जो है ये MP है ब्लड का, अ, तो इसके साथ हम K7 और D5 को भी यूज कर सकते हैं। SP6 भी है, PN6 भी है, तो ये दोनों बायलैटरल है। दिस पॉइंट एडजस्ट ब्लड फ्लो को ये रोकता है, और इट स्टॉप ब्लीडिंग इन एनी इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर कहीं से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो SP6 इज ए बहुत बढ़िया पॉइंट है ये इसको हम यूज करके हमको इसको ब्लड को रोक सकते हैं। A deficiency here indicates a microscopic bleeding on the same side। तो यहाँ पर जो है, अगर बहुत बहुत सूक्ष्म रूप से अगर कहीं पर मतलब उसकी ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे अगर इस बिंदु पे ऊर्जा की कमी से पता चलता है कि शरीर में कहीं बहुत अति अथवा सूक्ष्म रक्तस्राव हो रहा है, जिसका हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ से हो रहा है, तो वहां पे हम SP6 P6 दोनों बायलैटरल यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं। SP7 P7 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जो MP है पेल्विक डायफ्राम का, तो ये यूट्रस प्रोलैप्स अगर हो रहा है उसके लिए, और वीकनेस ऑफ द फाइब्राइड टिश्यू ऑफ स्मॉल पेल्विस के लिए, दिस पॉइंट लाइज 2 hands ब्रीथ अबव द मेडियल मैलियस। ये इसकी लोकेशन बताई गई है जो हमने पीछे देखी थी। तो यहाँ पे हम बायलैटरल यूज करेंगे SP7 को, P7 दोनों को। SP8 PN8 ये सबको पता है, जी क्लेफ्ट पॉइंट है, लाइटनेस पॉइंट भी है। तो MP यूरोजेंटल डायफ्राम, दिस कंट्रोल्स द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द प्लेट ऑफ पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट की जो प्लेट है उसके सेगमेंट को जो है ठीक करता है, कंट्रोल करता है। फीमेल्स में जो है ये जो पेशाब की थैली में संकोचनी में कमजोरी, मतलब पेशाब को रोक नहीं पा रहा कोई, वो मतलब निकल रहा है, अपने आप निकल रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसमें यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है ये SP8 PN8। फाइब्राइड टिश्यू प्लेट ऑफ स्मॉल पेल्विस इन वीकेंड थ्रू पासिज ऑफ द यूरेथ्रा एंड वेजाइना। अगर वेजाइना और यूरेथ्रा में कोई फाइब्राइड हो गए हैं, इसमें स्मॉल जो छोटे छोटे गांठें वगैरह हो गई हैं, तो वहां पर भी यहाँ SP8 PN8 को यूज कर सकते हैं। डायग्नोज इन द फीमेल्स, कैसे हम इसको यूज करें? sinking and prolapse tendencies in advance here. This point lies 3 hands breathe above the medial malleus। तखने से ऊपरी भाग में जो 3 हैंड ऊपर हम इसको यूज करेंगे। डायफ्राम में इज ए रिंग लाइक मसल विच क्लोजिंग एंड ऑरिफिसिस। तो ये डायफ्राम के जो उस जो हमारा एक रिंग की तरह है, वहां पे इस तरह से ये, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम SP8 और PN8 को बायलैटरल यूज करेंगे। SP9 ये कोल्डेस्ट पॉइंट है, PN9 भी इसके साथ यूज होगा। MP लिम्फ वेसल ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैरों में जो ब्लड सप्लाई अगर कम हो रही है नीचे के पैरों में, तो अगर वहां पे हम इसको SP9 को यूज करेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। घुटनों के दर्द वगैरह में भी इसको यूज किया जाता है, और नीचे के जो हमारे काफ मसल्स हैं उनकी प्रॉब्लम के लिए भी ये यूज होता है। डायग्नोज एंड ट्रीट ए बिगनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग थ्रोम्बोसिस ऑफ लेग वेन्स इन द स्मॉल पेल्विस एंड लोअर लेग। लोअर लेग में जब थ्रोम्बोसिस, मतलब जहाँ पे अगर कोई क्लॉटिंग हो रही है, इसकी वजह से वहां पर ब्लॉकेज आ रही है, तो वहां पर नर्वस डैमेज हो रही है, थाइज वगैरह में सूजन आ रही है, तो वहां पर हम SP9 को भी यूज करके ठीक कर सकते हैं। SP10 PN10 MP पेल्विस वेन्स है, ये वेन्स के लिए यूज होता है। तो पेड़ों की शिराओं का माप बिंदु है,
तो ए ट्रीटमेंट ऑफ दिस पॉइंट करेक्ट द ब्लड फ्लो एंड सर्कुलेशन और ब्लड फ्लो को ठीक करता है ये। डायग्नोस एंड ट्रीट ए बिगिनिंग और एग्जिस्टिंग थ्रोम्बोसिस इन द स्मॉल पेल्विस। तो स्मॉल पेल्विस में अगर जो है रुकावट कहीं पर आ रही है, ऑफन इन कनेक्शन विद द थ्रोम्बोसिस ऑफ लेग वेन्स विच ओनली अपियर्स क्लिनिकली एट द लोअर लेग। तो जो हमारी लोअर लेग में अगर नीली नीली धारियां बन रही हैं या टॉक्सिन डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वहां पर वो रुकावट की वजह से ये सब हो रहा है, तो वहां पे SP10 और PN10 बायलैटरल हम यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं। SP11 PN11 PN गोनाड्स की जो है, जो हमारी जनन ग्रंथियां हैं, हार्मोन्स, ओवरी, प्रोस्टेट में जो अगर कोई गड़बड़ हो रही है, तो वहां पर हम SP11 को PN11 को यूज करेंगे, और इसके साथ हम TW1 को भी हम यूज करेंगे। SP11 PN11 ये MP है इनिग्रल लिम्फेटिक फ्लेक्सिस का। तो यहाँ पे ग्रोइंग एरिया में अगर गांठ, बुखार, इन्फेक्शन वगैरह आ रहा है, तो वहाँ पे लिम्फ वेसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर हम इस SP11 को PN11 को यूज बायलैटरल करेंगे। SP11A PN11A सेकेंड MP हिप जॉइंट है, ये पूरे जोड़ का द्वितीय माप बिंदु है। इसको हम अगर वहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसमें यूज करेंगे। SP12 इन मेल्स इज कंट्रोल। अगर SP12 को हम अगर मेल्स में लिम्फेटिक नेट्स ऑफ टेस्टिकल्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसकी लसिका जाल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसमें कोई गांठ वगैरह बन रही है, या लिम्फेटिक नेट ऑफ डिफरेंट कैनाल, अगर एनस के को जो लसिका जाल है वहां पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर हम इसको यूज करेंगे। और फीमेल्स में अगर ओवरीज में लिम्फेटिक नेट में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर यूट्राइन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे SP12 हम यूज करेंगे। SP13 PN13 ये मेल्स में जो है कंट्रोल करता है प्रोस्टेट को, सेमिनियल वेसिकल्स को, शुक्राशय में कोई प्रॉब्लम आ रही है लिम्फेटिक नेट में, पेनिस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर यूरेथ्रा में जो अगर कहीं गांठ वगैरह इन सब में बन रही है, तो वो सब में जो है SP13 यूज होगा। और PN13 भी इसमें बायलैटरल यूज करेंगे। इन फीमेल्स इट कंट्रोल्स ये यूट्रस में अगर कोई गांठें वगैरह बन रही हैं, वेजाइना में बन रही हैं, यूरेथ्रा में बन रही हैं, जो मूत्र मार्ग है, तो वहाँ के लिम्फेटिक नेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर भी हम SP13 PN13 बायलैटरल यूज करेंगे। पुरुषों की प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग अथवा लिंग में गांठ, मांसंकर, कैंसर की ग्रंथि के उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु है। उसी प्रकार से महिलाओं की योनि, गर्भाशय, मूत्र मार्ग में गांठ, मांसंकर और कैंसर की ग्रंथियों के उपचार का भी यह महत्वपूर्ण बिंदु है। अब है SP13A PN13A। ये इलियक लिम्फेटिक फ्लेक्सिस में अगर वहाँ के स्नायु जाल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपेंडिक्स में पास होने पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ये बायलैटरल यूज होगा दोनों के दोनों। SP13B PN13B हाइपोगैस्ट्रिक लिम्फेटिक फ्लेक्सिस में यूज होगा। ये नीचे का जो पेट का जो लसिका स्नायु जाल है, उसमें लिम्फेटिक नेट ऑफ लोअर एब्डोमन के नीचे के लिए यूज होगा। और यह लोअर एब्डोमन में अगर गांठ हो रही है, घाव आ रही है, तो वहां पर भी हम इसका बायलैटरल यूज करके इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। SP14 PN14 लिम्फ नोड ऑफ गॉल ब्लैडर के लिए यूज होगा, और लिम्फ नोड ऑफ बाइल डक्ट के लिए होगा। पित्तवाहिनी में अगर कोई लसिका ग्रंथि में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे संक्रमण हो रहा है, कोई इन्फेक्शन आ रहा है, गांठ, घाव, या फिर कोई मांस बढ़ रहा है, या कैंसर की ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे SP14 PN14 जो हम बायलैटरल यूज करेंगे। SP15 पैनक्रेटिक कॉलिनियल्स लिम्फ नोड्स के लिए यूज होगा। लिम्फेटिक नेट ऑफ स्प्लीन, जो स्प्लीन का जो लिम्फेटिक नेट है उसके लिए, बड़ी आंत और बड़ी आंत के लिए भी यूज होगा ये। और टेल ऑफ पेनक्रियाज, अंडाशय की जो पूंछ है उसके लिए, फंडस ऑफ स्टोमक के लिए। और ये स्प्लीन और पेनक्रियाज में अगर इन्फेक्शन आ जाता है, घाव आ जाता है, गांठ हो जाती है, मांसंकर हो जाता है, या कैंसर की जो है ग्रोथ हो रही है, वहां पे हम SP15 को यूज करेंगे। SP16 गैस्ट्रो पेल्विक एंड पाइलोरिक लिम्फ नोड्स के लिए यूज होगा। और जो पाइलोरस जो है हमारा आमाशय में कोटर द्वारा जो फंडस है, उसमें अगर कोई गांठ आती है, संक्रमण होता है, या कोई मांस बढ़ता है, या कैंसर होता है, तो वहाँ पे SP16 का यूज होगा। लेफ्ट SP17 लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स है, बाएं पेट की लसिका ग्रंथि। कार्डियक लिम्फ नोड्स हृदय की लसिका ग्रंथि के लिए यूज होगा। कार्डियक एंड स्टोमक के गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स के उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु है ये। और यह गैस्ट्रिक अल्सर का भी उपचार का एक बहुत अच्छा बिंदु है, पॉइंट है SP17। अब है SP18 PN18 लिम्फ नोड ऑफ लीवर की लसिका ग्रंथि में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, यह बिंदु लीवर के गंभीर रोगों के उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ पे इसको बायलैटरल यूज करेंगे।
SP18 PN18 दोनों को यूज होगा। SP19 PN19 फेरेनिक लिम्फ नोड्स के लिए यूज होगा। ये जो मिड रिफ में जो हमारा होते हैं, डायफ्राम की जो लसिका गुंडियां हैं, पोस्टीरियर में मेडिस्टेनियल लिम्फ नोड्स के लिए, लिम्फ नोड ऑफ द पोस्टीरियर मिड रिफ, डायफ्राम के पीछे की जो लसिका गुंडियां मतलब ट्रैके के पीछे जो हमारी इसोफेगस की से जुड़ी हुई होती है, वहां पर हम SP19 में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे अगर कोई गांठ हो रही है, घाव बन रहा है या पस बन रहा है या मांस बढ़ रहा है, कैंसर की ग्रोथ हो रही है, वहां पर हम इसको यूज करेंगे। SP20 PN20 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टीबी के लिए भी यूज होता है। पल्मोनरी लिम्फ नोड्स के लिए यूज होगा, लंग्स के लिए। लंग्स में अगर जो पल्मोनरी लिम्फ में जो है लिम्फ में अगर नोड्स बन रही हैं तो वहां के लिए यूज होगा। और यह फेफड़े की टीबी और अन्य गंभीर रोगों के उपचार का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। SP21 लेफ्ट साइड में यूज होगा और सिर्फ ये लिम्फेटिक नोड्स ऑफ स्प्लीन, जो स्प्लीन की लसिका घुंडियां हैं उसके लिए, और उसके बाद स्प्लेनिक लिम्फेटिक नेट प्लिया की लसिका जाल के लिए। तो SP21 को यूज करेंगे। यह स्प्लीन के गंभीर रोगों के उपचार का एक अलार्म पॉइंट है, यानी SP21 में अगर कोई हाथ लगाने पे दर्द होता है तो इसको अलार्म पॉइंट की तरह यूज करेंगे कि वहां पर हम SP21 को यूज करें। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। नमस्कार। देखिए। आज बहुत हाँ, कम लोग आए हैं। नहीं कम लोग का ये क्लास वर्चुअली जो है ना, वो उसकी है ना, वो ओपन क्लास है नहीं, उसके क्लास उसकी है ना, सेमेस्टर क्लास है। हाँ हाँ सेमेस्टर हाँ। में एक ही दो स्टूडेंट उसमें है सेमेस्टर में, और 3-4 वाले तो एक दो वाले जो वेट, एक दो यात्रा में है, एक दो लोग यात्रा में है, और कुछ लोग जो है उसमें आजकल नवरात्रि वाला चल रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। तो नवरात्रि में शाम को जो क्लासेस बोले कि शाम को 4:30 बजे से कर दीजिए, तो हमने कहा 4:30 बजे बहुत मुश्किल है, क्योंकि बार बार समय चेंज करना मुश्किल होता है ना। हाँ जी। इसमें कुछ लोग संध्या वाली शाम को करते हैं, तो मैं कोई बात नहीं। रेखा मैडम, कैसा लगा आपको? हाँ जी सर, अच्छा लगा सर, मैं भी हाँ आज ही आई हूँ। हाँ, समझ गए। तो ये दोनों, हमने कहा दोनों रेखा मैडम से मिलने। मैडम अपना वो करिए, वीडियो ऑन करिए, हम भी तो देखें आप ओके। कौन है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। बस जितना हाँ, थोड़ा मैंने बहुत भी एक आता है। वीक से ज्वाइन नहीं की है, मैं तो खैर मैं भी ज्वाइन बाहर नहीं थी। कर पाई। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ क्योंकि छोटी बच्ची है घर में, तो इतना अच्छा। मतलब बच्चे के साथ हर मिनट उसको देखना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ इसको रीडिंग करने के थैंक यू। लिए। मतलब वो पहले से ही नहीं, पर अच्छा 10-15 दिन समझाते हो पहले ही आप। सर को थोड़ा सा सर पहले से बता देते हैं तो थोड़ा कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हूँ। हाँ नहीं तो छोटे बच्चे के साथ बहुत प्रॉब्लम है। जी, अब आप अगला हाँ बता दीजिएगा। एक हार्ट और CI है आपका, हाँ जी सर, बता देंगे आपको। बता दीजिएगा ताकि जो हाँ, है। अभी जरा सा ये अष्टमी वगैरह निकलने दीजिए, उसके बाद हाँ हाँ। 4 दिन, 2-4 दिन, चार हाँ पांच नहीं, दिन ठीक, ना। आराम से कोई दिक्कत हाँ नहीं, ये तो हाँ, थोड़ा सा हम लोग जो है। अभी, क्योंकि मैंने वो स्टार्ट भी नहीं करा, देखा भी नहीं है, अब देखूंगी हाँ, उसको। हाँ इसीलिए तो चलिए। हमने जो है स्क्रीन पर रख दिया, आपने कहा था स्क्रीन रखिए। हाँ नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि CIR के मैंने देखा नहीं था, तो मैंने कहा अचानक नहीं पढ़ा पाऊंगी, थोड़ा सा तो देखना ही पड़ता है। जी, अब हमने कब पढ़ा था, अब 1 साल हो गया पढ़े हुए, तो 2 साल हो गए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए रेखा मैडम ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, और देखिए ये स्प्लीन हाँ सर, मेरिडियन बहुत बहुत अच्छा। महत्वपूर्ण मेरिडियन है। स्प्लीन पैंक्रियास दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप जो ट्रिटाइज 4 से पढ़िएगा तो बहुत से नई दृष्टि उससे समझ में आती है। और हम लोग खेमका सर को इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने इतना मेडिकेटेड भर दिया है कि अगर हम उसको एक हाँ बार देख लें तो बहुत से ट्रीटमेंट तो अपने आप ही बैठ के कर सकते हैं, केवल किताब पढ़ करके। तो वो उन्हीं की बात को हम लोग पूरा करते हैं कि वो हमेशा कहते थे कि अपने ज्ञान को बढ़ाइए और दूसरों को दीजिए, अपना से सीमित मत रखिए। जैसे आप पढ़ाने से रेखा पाटवाल मैडम जितना पढ़ा रही होंगी तो खुद भी अर्जित कर रही होंगी। हाँ सर, हाँ जी। बिल्कुल, क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो हम इतना ध्यान नहीं दिया। उस हाँ समय नहीं दिया। हमारा सारा ध्यान था बिल्कुल कोर्स को कंप्लीट करने का, बिल्कुल। क्वेश्चन आंसर को देखने एग्जाम। का, एक हाँ प्रकार से रट्टा मारने का, या फिर रट्टा ही समझ लो। हाँ तो उस समय जितना थोड़ा बहुत हाँ समझ आया, इतनी जल्दीबाजी में पढ़ते हैं,
हाँ, फिर ये होता है क्वेश्चन पेपर तैयार करने हैं, असाइनमेंट तैयार करना है, तो सब घाल-मेल सा हो हाँ। जाता है। अब जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें एक-एक पॉइंट का खुद समझ आ रहा है कि हाँ, ये कितना यूज़फुल है बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? और हाँ। हमारे पास बहुत मटेरियल है, 4 सेमेस्टर के लिए तो इतना मटेरियल है 4 सेमेस्टर में कि हाँ, हम बहुत पूरी मटेरियल 4 पूरी अगर कर लीजिए ज़िंदगी आप, पूरी 4 कर ज़िंदगी लीजिए। पढ़ेंगे ना सर, पूरी ज़िंदगी, तो भी तब भी हम तो उसको भी यूज़ नहीं कर पाएँगे, हाँ, इतना मटेरियल है। 4 बहुत है। तो हाँ। और बहुत अच्छा मटेरियल है, मतलब जिसे कहते हैं ना, इतना यूज़फुल मटेरियल है कि अब हम मेरी किताबें तो सच में बताऊँ तो अब खुल रही है। उस नहीं, समय नहीं, तो सभी का है, सभी का है वो। या हाँ, तो एग्जाम और टाइम पे ये खुलती हैं या अब खुलती हैं। हाँ, और ये तो सर की थोड़ा-सा मेहरबानी भी है कि हमको थोड़ा रिपीट करने का मौका दे रहे हैं, नहीं तो हम भी ये किताबें भी कोने में पड़ी होती, देखती कि कब खुलेगी। तो चलिए हम लोग जो है खेमका सर को याद कर रहे हैं और उन्हीं के वचनों को कि थैंक यू मैडम। ईच वन धन्यवाद। टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम थैंक यू लोग सर। थैंक कल यू सर, कल थैंक यू। क्लास नहीं है, परसों क्लास नहीं है, मंडे को हम ओके, लोग क्लास होगी। हाँ सर, मैं ठीक है आपको सर। बताती हूँ 2-4 दिन में, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू, ओके। थैंक यू सर।